क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा है लेट p बी अ प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है एंड k बी अ पॉजिटिव इंटीजर। p प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चा? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड अप टू इंफिनिटी, ये प्राइम नंबर है। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और k क्या है? k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। k पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। अब कंडीशन क्या दी है? p डिवाइड्स k स्क्वायर। k स्क्वायर क्या रहेगा बच्चा? इफ k इज 1, k स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 हो गया। इफ k इज 2, k स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 हो गया। k इफ k इज 3, 3 स्क्वायर 9। तो इस तरह से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये के स्क्वायर है। अब जो गिवन कंडीशन है कि p डिवाइड्स के स्क्वायर। p डिवाइड्स के स्क्वायर, तो इसमें ध्यान रखो p यानी कि प्राइम नंबर। तो हम कोई भी एक प्राइम नंबर चूज कर लेते हैं। पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। हम 2 एग्जांपल लेके देखेंगे प्राइम नंबर के। पहले मैं p2 ले रहा हूं, ठीक है। 2 से कौन सा के स्क्वायर वाली टर्म डिविजिबल है? कौन सी? 1 तो नहीं है, तो 4 है। के स्क्वायर 4 लेने पे p जो है प्राइम नंबर 2 4 को डिवाइड कर देगा, यानी कि p डिवाइड्स के स्क्वायर। देखो p डिवाइड के स्क्वायर तभी होगा जब हम के स्क्वायर 4 लेंगे और प्राइम नंबर 2 लेंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हमें 1 या 2 एग्जांपल से प्रूव कर देंगे इस रिजल्ट को। और हमें बताना क्या है? देन विच ऑफ दीज इज डिविजिबल बाय p। हमें 4 ऑप्शन दी है, k/2, k, 7k और k क्यूब। हमें ये बताना है कि जो हम प्राइम नंबर ले रहे हैं उनसे इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन डिविजिबल है, डेफिनेटली डिविजिबल है। ओके, तो जब अगर हम k स्क्वायर 4 लेते हैं तो k क्या रहता है बच्चा? 2 रहता है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 है। तो अब हम एक एक करके चेक करते हैं। और प्राइम नंबर क्या लिया है? ध्यान रखो, प्राइम नंबर अभी हमने लिया है केस 1 में 2, प्राइम नंबर 2 लिया है। तो सबसे पहले k/2 क्या होगा? 2/2, 2/2, क्योंकि k/2, तो ये कट के 1 आ गया। क्या 1 प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है? नो, यानी कि k/2 जो है ना डिविजिबल नहीं होगा प्राइम नंबर से, अगर प्राइम नंबर के स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है। एटलीस्ट इस केस में तो नहीं है। एक केस और लेके भी देखेंगे हम, प्राइम नंबर दूसरा लेके। पहले हम इसको पूरा चेक कर लेते हैं। अब k डिविजिबल होगा। अब जो हमने एग्जांपल लिया था k स्क्वायर 4 और k2, तो k2 है ना, तो 2 तो प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है ही। 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है बच्चा? 1 होता है ना। ओके, तो k डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये डिविजिबल है। 7k का मतलब k हमारा कितना है? 2 है। 7 इंटू 2 14, और अगर 14 2 से डिवाइड हो जाता है, यस देखो एक कट गया, तो कितना आ गया? 14 को 2 से डिवाइड किया 7, k 7, यानी कि 7k भी डिविजिबल है। और k क्यूब, अब k इधर क्या है? 2, जो हमने अभी एग्जांपल लिया जस्ट उसको ही देखना है। तो 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। क्या 8 प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है? p इज इक्वल टू 2 से, यस डिविजिबल है। तो कट गया, कितना आया आंसर? 4। तो यानी कि k 7k और k क्यूब डिविजिबल है। ये तो हमने एक से चेक किया, अब एक और से चेक करके देख लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 5, ठीक है, 5 ले लेते हैं। अब ध्यान दो बच्चा, अब 5 ये वाली कंडीशन पहले देखनी है, p डिवाइड्स के स्क्वायर। p हम अगर हम 5 ले रहे हैं, p अगर हम क्या ले रहे हैं बच्चा? 5 ले रहे हैं, तो k स्क्वायर क्या होना चाहिए? 25, क्योंकि 5 से डिविजिबल करना है ना। p डिवाइड्स के स्क्वायर, जो 25 है वो प्राइम नंबर 5 से डिवाइड होगा। इधर k स्क्वायर 25 है, तो k क्या रहेगा? k 5 रहेगा। देखो k 5 रहेगा ना, तभी तो k स्क्वायर 25 है। अब 5k/2 क्या होगा? 5/2। क्या 5/2 प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है? नो, नहीं है ना। तो यानी कि अगेन k/2 p से डिविजिबल नहीं आया इस केस में भी। देखो डबल क्रॉस आ गया इसमें। अब k की वैल्यू लो, k इधर क्या है? 5, ओनली 5, क्योंकि k स्क्वायर 25 है तो k तो 5 ही होगा ना, ऑब्वियस है।
अब 5 को प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करके चेक करते हैं। यस, ये तो डिविजिबल हो रहा है, तो इसमें डबल टिक कर दो। ऐसे ही 7 की जगह 5, क्योंकि के स्क्वायर 25 है तो के तो 5 रहेगा ना। 7 5 था 35, और 35 प्राइम नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, जो हमने P5 लिया उससे डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होके 7 आ रहा है, तो यानी कि 7K भी डिविजिबल है, तो इस पर भी हमने डबल टिक कर दिया। अब K क्यूब, K कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 125। क्या 125 प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है? ये वाले प्राइम नंबर 5 से? यस, डिविजिबल है। तो कट के कितना आएगा बच्चा? 25। तो यानी कि K क्यूब भी डिविजिबल है। तो हमने 2 एग्जांपल लेके चेक करे प्राइम नंबर के, 2 और 5। आप और भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, तो आप हमेशा यही पाओगे कि K 7K और K क्यूब डिविजिबल है और K/2 नहीं है। तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन 3, ओनली K 7K एंड K क्यूब इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कहा है कि रूट n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, तो ये हो सकता है √1, √2, √3 कह लो, √4 कह लो। बट उन्होंने कहा कि n जो है ना ग्रेटर देन 1 है, तो हम √1 को लीव कर देते हैं, √1 हम नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने बोला n ग्रेटर देन 1 रखना है। ओके, अब आगे लिखा है विच ऑफ दीज कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस, इनमें से √n या √n/2 में से किनको हम डेफिनेटली मीन जिसमें हम श्योर हो, डेफिनेटली का मतलब श्योर होना, हम श्योर हो कि वो एक्सप्रेस हो जाएंगे किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। इसके लिए बेटा इस क्वेश्चन को अभी आगे करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक्चुअली जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, क्या कहती है कि एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, एवरी नेचुरल नंबर n और n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि ग्रेटर देन 1 कह लो आप, 2 और उससे बड़ा, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी में बच्चा में वो दी है ना स्टेटमेंट अरिथमेटिक, उसकी थ्योरी की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, वो कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर लिखा है, लेकिन उन्होंने ओनली कंपोजिट नहीं लिखा, तो इसलिए उन्होंने इसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में नहीं बताया, लेकिन इतना कह दिया, जस्ट ये कह दिया कि कंपोजिट नंबर फैक्टराइज हो सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। लेकिन जो ब्रॉडर स्टेटमेंट है ना इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, वो कहती है कि इवन प्राइम नंबर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ओके, अब एनसीईआरटी की बुक की आप पेज नंबर 7 में देखना, आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, इन अर्लियर क्लासेस you have seen that any natural number can be written as product of its prime factor। कोई भी नेचुरल नंबर उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 2 इक्वल टू 2 प्राइम नंबर है ना, तो 2 को हम इज इक्वल टू 2 लिख दें तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम माना जाएगा। इवन 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है ही ऑब्वियसली। ऐसे अगर 3 है तो 3 इज इक्वल टू 3 को भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मान सकते हैं। तो जो एनसीईआरटी में दी है, वो जो हमारी स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, वो लिमिटेड है, और जो यहाँ पर मैंने भी स्टेटमेंट लिखी है ये ब्रॉडर स्टेटमेंट है, और इसका जो प्रूफ है ना बच्चा अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। अब बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। ओके, अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और जो एनसीईआरटी में ये फैक्ट लिखा है इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अब वो कह रहा है कि √n इज अ नेचुरल नंबर। √n मींस n की जगह हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। वे n इज ग्रेटर देन 1, तो √1 नहीं लेंगे, मैं अभी आपको बता चुका हूं, तो √2, √3, √4 लेंगे। अब वो कहता है कि विच ऑफ दीज कैन बी श्योरली एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, डेफिनेटली हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ला सकते हैं। अब वो कह रहा है √n जो है ना वो क्या है? नेचुरल नंबर है। देखो अगर हम √2 लेते हैं तो क्या हमें √n की जगह √2 ले लें, यानी कि n की जगह 2 डालें, तो क्या हमें आंसर नेचुरल नंबर में मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर तो इर्रेशनल नंबर में आएगा ना बच्चा। आपको पता है √2, √3
का आंसर डेसिमल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सिमिलरली √3 का भी, लेकिन √4 का आ जाता है 2। इसी तरह से √9 नेचुरल नंबर में आ जाता है 3, √16 4 नेचुरल नंबर, √25 5 नेचुरल नंबर, √36 6 ये भी नेचुरल नंबर है। तो अगर हमें रूट का आंसर नेचुरल नंबर में चाहिए तो रूट के अंदर जो टर्म होगी ना, जैसे √n है, एन की जगह हमें परफेक्ट स्क्वायर रखने होंगे। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो वो वाले नंबर रखने होंगे। तो एक ये कंडीशन भी आपको माइंड में रखनी है कि √4 √9 √16 √25, √4 2 हो गया, √9 3 हो गया, √16 4 हो गया, √25 5 हो गया, √36 6 हो गया। तो इसमें n की जगह 4 है, इधर n की जगह 9 है √9 में, √16 तो n की जगह 16, √25 में n की जगह 25 और √36 में n की जगह 36। अब हम देखते हैं 1 बाय 1। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है √n क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ सकता है? √n यानी कि सबसे पहले हम √4 लेते हैं। √4 कितना है? 2, तो 2 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अकॉर्डिंग टू ब्रॉडर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह लो, या जो इस फैक्ट लिखा है एनसीईआरटी बुक में उसके अकॉर्डिंग का हो। तो यस, √n कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एक बार और चेक कर लेते हैं, √n अगर 3 आ रहा है तो 3 को भी तो हम कर सकते हैं ना, 3 इज इक्वल टू 3, और √n की जगह √16 हो, और √16 क्या होता है? 4, यानी कि √n इस केस में 4 हो गया। तो 4 को तो हम 2 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं, या 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से √25 का 5 होता है। और एक बात का और ध्यान रखो, तुम ऐसे भी देख सकते हो 5 इज इक्वल टू 5, ये पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी कह सकते हैं। जैसे 5 के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 है, 5 की पावर 1 है। ओके, 5 ओनली 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम ऐसे माइंड में रख लो। ओके, तो √n जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस हो सकता है। क्या n प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस हो सकता है? n यानी कि जो रूट के अंदर नंबर है। जैसे इस वाले केस में देखो, ये वाले केस में रूट के अंदर क्या है बच्चा? 4 है। तो 4 तो ऑब्वियसली अभी हमने बताया ही, मैंने आपको बताया कि 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। और अब इधर रूट के अंदर 9 हो, 9 को हम कैसे ले सकते हैं? 3 इंटू 3। 16 को 2 रेज टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। और n सिर्फ n लेना है, रूट को नहीं कंसीडर करना। n अगर 25 है, जैसे √n है, तो √n की जगह √25, तो n की जगह क्या होगा? 25 होगा ना, तो 5 स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो n है ना, उसको भी हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। तो अब थर्ड स्टेटमेंट हम कंसीडर करते हैं, √n अपॉन 2 को कंसीडर करते हैं, √n अपॉन 2। √n जैसे आप √4 पे सबसे पहले √4 लो, इज इक्वल टू √4 किसके इक्वल है? 2 की जगह 2 के इक्वल है, यानी कि √n 2 है इधर केस में। तो √n अपॉन 2 यानी कि √n अपॉन 2 का मतलब 2 अपॉन 2, 2 को 2 से कट करो 1, 1 तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता सर, क्योंकि 1 प्राइम नंबर ही नहीं है। ओनली प्राइम नंबर को ही हम कर सकते हैं, ठीक है। और इधर लिखा भी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेना है हमें, तो ये वाली ऑप्शन हमारी इनवैलिड है। तो अब हम एक एक करके जो हमें आंसर दी है ना, 4 ऑप्शंस दिए आंसर में, उनको देखते हैं। ओनली सेकंड नहीं, ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, यस ये ट्रू है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ही है। क्वेश्चन नंबर 3, द HCF ऑफ K एंड 93 इज 31। इस क्वेश्चन में हमें कहा है HCF ऑफ K और 93 31 है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 93 की फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा बच्चा? 3 इंटू 31 मिलेगा, या ये कह लो 31 इंटू 3 कह लो, या 3 इंटू 31, एक ही बात है। अब उसका HCF K के साथ 31 है, यानी कि जब HCF कैसे लेते हैं, दोनों में से कुछ कॉमन आता है ना, यहाँ पर भी सेम नंबर होता है और यहाँ पर भी होता है कि नहीं? यस। तो इसका मतलब HCF अगर 31 है तो 93 में तो 31 है, तो K में भी हमारा 31 होना जरूरी है, तभी HCF 31 बनेगा। HCF 31 तभी हमें मिलेगा। ओके, हाँ ये अलग बात है कि आगे जो फैक्टराइजेशन में 31 इंटू
इधर ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ इस ब्लैंक में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 31 तो कंफर्म है के की फैक्टराइजेशन में आएगा अगर एचसीएफ हमें 31 चाहिए, के और 93 का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चा, विच ऑफ दीज कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ के, कि के की किन वैल्यूज के लिए जो ये स्टेटमेंट दी है ना, 4 स्टेटमेंट दी है, ट्रू होंगी। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है के इज अ मल्टीपल ऑफ 31, के इज अ मल्टीपल ऑफ 31। मल्टीपल ऑफ 31 का मतलब 31 1 द 31 31 इसका मल्टीपल है, या फिर 31 2 द 62। तो k इज अ मल्टीपल ऑफ 31, तो हाँ k 31 का मल्टीपल है, तो k कैन बी द मल्टीपल ऑफ 31, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू। अब k इज अ मल्टीपल ऑफ 93, अब 93 का मल्टीपल कब k कब होगा, जब 93 इंटू 1 हो या 93 इंटू 2 हो, ओके, तो ये हो। लेकिन ऐसा करने से हमारा एचसीएफ बदल जाता है बच्चा, एचसीएफ सेम रहना चाहिए। पहले केस में देखो एचसीएफ सेम था, जब मैं कह रहा हूं के इज अ मल्टीपल ऑफ 31, तो सब में देखो 31 के की फैक्टराइजेशन में 31 आ रहा था, तो के 93 नहीं आ सकता, क्योंकि 93 आता है ना, देखो बच्चा 93 की फैक्टराइजेशन इटसेल्फ 31 इंटू 3 होती है, तो इसमें एक 3 और कॉमन आ जाता है, तो एचसीएफ हमारा बदल के 93 हो जाएगा। तो k इज अ मल्टीपल ऑफ 93, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 3 कंसीडर करते हैं बच्चे हम। इसमें लिखा है स्टेटमेंट 3 में k इज एन इवन नंबर, k इवन नंबर हो सकता है, और हमें क्या देखना, सम वैल्यूज ऑफ k, ध्यान रखना सम वैल्यूज ऑफ k देखनी है, नॉट ऑल वैल्यूज। एक वैल्यू भी हो जाए या 2 वैल्यूज भी हो जाए तो भी हम कह देंगे कि k इवन है। तो k इवन देखो 62 है, ठीक है 62 है, तो इस केस में क्या एचसीएफ चेंज हो रहा है, इज देयर एनी चेंज इन एचसीएफ, नहीं, तो के इवन हो सकता है एक वैल्यू के लिए। लेकिन अगर मैं 2 की जगह इधर बच्चा 6 रखता तो क्या होता, 186, तो 31 इंटू 3 इंटू 2, तो इसमें हमारा एचसीएफ चेंज हो जाता, 31 तो कॉमन है ही, साथ में 3 भी कॉमन आ जाता, तो एचसीएफ 93 हो जाता, तो एचसीएफ चेंज नहीं होना चाहिए। तो सम वैल्यूज के लिए तो होगा, लेकिन सम के लिए नहीं होगा इवन। सो के इज इवन नंबर फॉर सम वैल्यूज ऑफ के, ये ट्रू है कि कुछ वैल्यूज के लिए तो है ना बच्चा, सम मीन्स कुछ वैल्यूज, तो थर्ड तुम्हारी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। अब स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं, के इज एन ऑड नंबर, ये भी सम वैल्यूज ऑफ के लिए हो जाए तो मान ली चलेगा। अब के मान लो 93, इसमें एचसीएफ चेंज हो जाता है, तो ये नहीं चलेगा इसमें। लेकिन क्या कोई और वैल्यू हम ट्राई करें, जैसे कि 31 इंटू 5 करके देख ले, 31 इंटू 5 क्या होगा बच्चा, 155, यही होगा ना, तो ये हमारा ऑड हो गया, के ऑड हो गया, के इज एन ऑड नंबर। लेकिन इसमें एचसीएफ चेंज हो रहा है नहीं, क्योंकि तो के की जगह तो 5 आ रहा है, एचसीएफ तो 31 रह रहा है 155 के लेने पे, ऑड नंबर लेने पे। हाँ, तो सम वैल्यूज ऑफ के के लिए के ऑड रह सकता है, लेकिन सम के लिए नहीं। तो हमने सम वैल्यूज की बात करी ना, तो इसलिए स्टेटमेंट 4 भी हमारी ट्रू रहेगी। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 3, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 रिप्रेजेंटेशन दी है रियल नंबर्स की, ठीक है, रियल नंबर्स की 2 रिप्रेजेंटेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, और हमें बताना है विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो बच्चा रियल नंबर होते क्या हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। रियल नंबर्स होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, नंबर इन p by q form, where p and q are integers and q is not equal to 0। और irrational नंबर होते हैं जो कि p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, जो p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होंगे, और p और q इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है, चाहे एक्सप्रेस हो भी जाए लेकिन p और q उस केस में इंटीजर नहीं होंगे।
तो जितने भी जो रैशनल नंबर नहीं है वो नंबर इरेशनल है, ठीक है। जितने भी जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल में डाल दिए जाते हैं। तो अब इरेशनल नंबर कौन से हैं जो विच कैन बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म? तो सबसे पहले हम इंटीजर्स, इसमें और कौन कौन से आते हैं? इंटीजर्स आते हैं, लाइक नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि उनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं नीचे 1 लगा के, -3/1। या फिर नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चा? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर 5 लो तो 5/1, और होल नंबर भी आते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इवन 0 इज अ रैशनल नंबर, 0/1। या कोई और होल नंबर लेना चाहे जैसे 7, तो 7/1, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होल नंबर होते हैं। ओके बेटा, तो अब ध्यान दो, रियल नंबर्स रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को इंक्लूड करते हैं, दोनों को अलग अलग। ये नहीं कि इरेशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर नहीं आ रहे, इरेशनल नंबर अलग है, रैशनल अलग है। और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर, नेचुरल और होल नंबर आ रहे हैं। ओके, तो इसमें से अब ध्यान से देखो, सोचो कौन सी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, रिप्रेजेंटेशन 1 या रिप्रेजेंटेशन 2? तो रिप्रेजेंटेशन 1 करेक्ट है बच्चा। क्यों? क्योंकि देखो पहले उन्होंने रैशनल और इरेशनल नंबर को अलग करा, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया, रैशनल नंबर और इरेशनल अलग अलग है। देखो इरेशनल नंबर को एक अलग बॉक्स में रखा है और रैशनल को अलग में, और रैशनल के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर मार्क करे। देखो जैसे कि इस चार्ट में भी देखो ऐसा है ना, यस। तो रिप्रेजेंटेशन 1 हमारी करेक्ट है, रिप्रेजेंटेशन 2 इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले उन्होंने कहा रियल नंबर में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इनको अलग नहीं किया, उन्होंने रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर वाले सर्कल में ही डाल दिया। ये कह दिया कि ऑल रैशनल नंबर इरेशनल हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो रैशनल नहीं है वही इरेशनल है। तो जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकते, और जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं हो सकते। तो ये रिप्रेजेंटेशन 2 इसलिए हमारी रॉन्ग है। कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। इसमें लिखा है डाइनिंग हॉल हैज अ लेंथ ऑफ 8.25 मीटर, ब्रेथ 6.75 मीटर एंड हाइट 4.50 मीटर। अभी लेंथ ऑफ द हॉल दी है, ब्रेथ ऑफ द हॉल दी है और हाइट ऑफ द हॉल दी है। अब बच्चे लेंथ, ब्रेथ और हाइट को देख के ना ये सोचने लग जाएंगे ये जो क्वेश्चन है सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का है, जबकि क्वेश्चन को हमें ध्यान से रीड करना है और समझना है कि ये क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये हमें समझना है। ओके, तो एकदम से क्वेश्चन को नहीं करना। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अनमार्क रूलर। अब लॉन्गेस्ट अनमार्क रूलर या लॉन्गेस्ट रोड अगर इसमें आ जाती ना, तो बच्चे क्या करते, ये वर्ड ढूंढते ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ये वर्ड आते ही, जो कि कई बार मैंने देखा बच्चा ऐसे करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्वेश्चन को अभी भी हमें आगे पढ़ना है ध्यान से। ये तब करना है जब लिखा हो कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, सिर्फ इतना लिखा हो, दैट कैन बी प्लेस्ड, तब ये अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दैट कैन बी प्लेस इन द क्यूबाइडल हॉल, लेकिन अभी इधर ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसमें लिखा है लॉन्गेस्ट अनमार्क रूलर दैट कैन एग्जैक्टली मेजर 3 डायमेंशंस। अब एक अनमार्क रूलर है जो कि जिसमें मार्किंग नहीं है, तो वो इन 3 डायमेंशंस को, 3 डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ, एग्जैक्टली मेजर करते हैं। एग्जैक्ट नंबर यानी कि 1 बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में पूरी तरह से मेजर कर दे, और वो इन तीनों की कॉमन होगा तीनों के लिए, और वो लॉन्गेस्ट भी होगा। तो वर्ड लॉन्गेस्ट आ रहा है तो बच्चा हाईएस्ट हो गया, और कॉमन होना चाहिए जो तीनों को मेजर करे, कि लिखा है ना मेजर 3 डायमेंशन, और एग्जैक्टली यानी कि होल नंबर में हो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ऐसा तो कॉमन फैक्टर ही हो सकता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। मान लो लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है और हाइट 4 है। अब हमें इनको मेजर करने के लिए एक रूलर लेना है जो इनको एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्टली मेजर कर ले, ठीक है। तो वो क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। अब देखो बच्चा, अगर हम 2 यूनिट का रूलर लें तो ये पूरी तरह से 8 को मेजर कर लेगा, एग्जैक्टली मेजर कर लेगा ना, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 2 4 बारी में मेजर कर लेगा इसको, और ब्रेथ को 3 बारी में मेजर कर लेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और हाइट को 2 बारी में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए
कि लेंथ ऑफ द अनमार्क रूलर, या ये भी हो सकता है कि वहां पर एक रोड हो विच एग्जैक्टली मेजर, वर्ड नोट करना, एग्जैक्टली मेजर द 3 डायमेंशन, तब इस केस में हम हमेशा ही HCF निकालेंगे। ये आपको शो नहीं करना जो ये मैंने साइड में लिखा है, आपको जस्ट ये लिखना होगा, स्टेटमेंट बनानी होगी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर इज इक्वल टू HCF ऑफ 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन की HCF। अब इनका HCF निकालने के लिए पहले बेटा इनको हम डेसिमल हटा लेते हैं, और वो कैसे हट सकता है, या तो इनके नीचे जीरोस लगा के, या फिर इसको हम मीटर से सेंटीमीटर में कर ले तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 8.25 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 8.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 825 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 675 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में कर लेंगे हम, तो हम इसके लिए, इससे क्या हो गया, हमारा सम आसान हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब इनका HCF निकालो। HCF कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 825 की फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, जैसे कि ये 5 से जाता है, तो 5 से जाएगा तो 1 6 और 5 165, अगेन 5 से कर लो बच्चा, तो 3 3, अब 11 से 3 3, तो 825 की फैक्टराइजेशन हो गई हमारी 5 स्क्वायर 11 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ऐसे ही अब उसकी करनी है हमने 675 की, अगेन ये 5 से जा रहा है बच्चा, 675 जाता है कि नहीं, यस, तो 1 1 3 3 5, अगेन 5 से जा रहा है तो 2 2 हो गया, और 35 27, फिर 3 से 9 3 3 1। ध्यान रखना इधर हमेशा प्राइम नंबर ही लेने हैं हमें। तो 675 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 5 स्क्वायर और 3 की पावर 3। अब इसकी करो जो लास्ट नंबर बचा है 450 की फैक्टराइजेशन, तो 2 2 2 5 होगा, फिर अब 3 से जाएगा, 3 से जाने पे 75 आएगा इधर, ओके 75, अब 5 से कर लो 15, फिर 5 से कर लो 3 3, तो इसमें भी 5 की पावर 2 तो आ ही रहा है, आ रहा है कि नहीं, यस सर आ रहा है। तो 450 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 5 की पावर 2 और 3 स्क्वायर और 2 की पावर 1। अब HCF क्या होगा बच्चा, HCF होगा कॉमन प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। जैसे 5 तीनों में कॉमन है तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, ओके, और 11 तो तीनों में नहीं है तो 11 नहीं लेंगे, और 3 तीनों में है तो इनकी स्मॉलेस्ट पावर इसमें कौन सी है 3 है, तो 3, यानी कि 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 25 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा बच्चा 75 सेंटीमीटर। तो हमें 75 सेंटीमीटर का रूलर चाहिए होगा इन 3 डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए। चाहे तो आप इसको आंसर को मीटर में कन्वर्ट कर दो डिवाइड बाय 100 करके, तो आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में से लिख देना, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर इज 0.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं। इसमें लिखा है ग्रो मोर प्लांटेशन हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स। इसमें 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स हैं ऑफ सेम विथ है, उनकी विथ सेम यानी कि ब्रेथ सेम है, देखो इस तरह से सेम है, विथ ब्रेथ सेम है, लेकिन लेंथ डिफरेंट है। लेंथ ये वाली है, पॉइंटर पे ध्यान देना, देखो लेंथ दोनों की अलग अलग है। और आगे लिखा है दे आर रिक्वायर्ड टू प्लांट 84 ट्री इन स्मॉलर फील्ड। छोटी वाली फील्ड में 84 ट्रीज प्लांट करने हैं और बड़ी वाली लार्जर फील्ड में 231 ट्रीज प्लांट करने हैं। अब आगे ध्यान से रीड करना, इन बोथ द फील्ड, दोनों फील्ड में ट्रीज आर प्लांटेड इन सेम नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज जो है ना कॉमन होंगी, मान लो अगर यहाँ 3 रोज है तो यहाँ भी 3 होंगी, यहाँ अगर 7 है तो इस वाली फील्ड में भी 7 होंगी। कॉलम अलग हो सकते हैं, कॉलम रो क्या होती है बच्चा, रो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टली, और कॉलम जो होते हैं ऐसे वर्टिकली होते हैं, पॉइंटर पे ध्यान देना। तो कॉलम इसमें कम है स्मॉलर फील्ड में, लार्जर फील्ड में ज्यादा है, लेकिन रो दोनों की सेम है। रो किस लिए सेम है, क्योंकि विथ सेम है तो रो सेम हो सकती है, तो ये ध्यान रखना कॉमन रोज
नंबर ऑफ रोज कॉमन है दोनों में। अब आगे लिखा है मोस्ट नंबर ऑफ रोज, मोस्ट यानी कि हाईएस्ट, हाईएस्ट हाईएस्ट वर्ड यूज हुआ ना, मोस्ट का मतलब हाईएस्ट, और दोनों में नंबर ऑफ रोज सेम है यानी कि कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन। और जो नंबर ऑफ रोज है, क्या नंबर ऑफ ट्री से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो और ऐसा कब होता है? जब फैक्टर ही होते हैं ना, जो नंबर टोटल नंबर से, दोनों नंबर से छोटे होते हैं। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये माइंड में रखना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो आंसर होगा ना, वो इसका एचसीएफ होगा। तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे, अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, लेकिन क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूं। द मोस्ट नंबर ऑफ रोड दैट कैन बी प्लांटेड इन द अरेंजमेंट इज इक्वल टू एचसीएफ। इनका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो मैंने करी है, यहाँ लिख दी है। और एचसीएफ क्या होता है बच्चा? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब जैसे 2 तो दोनों में नहीं है, तो इसलिए 2 को छोड़ देंगे। अब 3 दोनों में है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। ऐसे ही 7 दोनों में कॉमन है, 7, तो 7 की स्मॉलर पावर ले लेंगे। 3 7 द 21। तो कॉमन नंबर ऑफ रोज दोनों में 21 रहेगी। ठीक है, अब इसमें भी 21 रोज होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा सेम नंबर ऑफ रोज, और इसमें भी 21 रोज होगी। तो स्टेटमेंट आप क्वेश्चन से बना के लिख देना। अब आगे लिखा है, इफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द नंबर ऑफ रोज ऑब्टेन इन पार्ट 1, पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ रोज रखें, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे? बच्चे अब इस क्वेश्चन को हम ना एक क्लासरूम के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। रोज में एक रो में 6 स्टूडेंट्स हैं, दूसरी रो उसमें भी 6 स्टूडेंट है, थर्ड रो उसमें भी 6 स्टूडेंट्स हैं। रोज क्या है मैंने भी बताया आपको, हॉरिजॉन्टली देखते हैं ना रोज के लिए। 1 2 3, 3 रोज है। रो 1, रो 2, रो 3। और इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम मैंने आपको बताया था वर्टिकली, पॉइंटर पर ध्यान देना, इस तरह से। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, यानी कि 3 रोज है और 6 कॉलम है। और अगर हमने निकालना है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक तो हम ऐसे काउंट करके निकाल सकते हैं, दूसरा हम रो मल्टीप्लाई कॉलम करके भी निकाल सकते हैं। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपको उतने स्टूडेंट मिलेंगे। देखो अगर आप अलग से काउंट करोगे तो 18 है, और अगर रोज मल्टीप्लाई कॉलम करोगे तो भी 18 आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रो इंटू कॉलम। तो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, जब भी कोई सीटिंग अरेंजमेंट हो या प्लांट्स अरेंज किए गए हो रोज एंड कॉलम में, तो रो मल्टीप्लाई कॉलम हमेशा टोटल के इक्वल होता है। इस बात का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अपने माइंड में डाल लो। रो मल्टीप्लाई कॉलम इज इक्वल टू टोटल। अब हमें निकालना है कॉलम। हमें पता है दोनों फील्ड्स का, स्मॉलर वाली फील्ड का टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 84। ठीक है, और रोज भी हमें पता है, ईच फील्ड में 21 रोज है, दोनों फील्ड में 21 रोज। तो 21 इंटू सी इज इक्वल टू 84। अब सी यानी कि कॉलम कितने होंगे? 84 डिवाइडेड बाय 21। अभी स्मॉलर रो की बात कर रहे हैं हम, तो 4 कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इन स्मॉलर फील्ड 4 हो गए। ओके, और नंबर ऑफ कॉलम इन लार्जर फील्ड, इस नंबर ऑफ रो तो इसमें भी 21 है, क्योंकि अगर हम रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू टोटल ले रहे हैं ना, तो रो तो यहां पर भी कितनी है बच्चा? 21 है, क्योंकि दोनों की जो एचसीएफ आया था 21 आया था। 21 मल्टीप्लाई बाय, अब कॉलम इन लार्जर फील्ड हम सी रख लेते हैं, इज इक्वल टू 231, इज इक्वल टू 231। अब सी यानी कि सी फॉर कॉलम क्या होगा? कितने रहेंगे? 231 अपॉन 21। तो सी यानी नंबर ऑफ कॉलम हमारे होंगे 231 डिवाइडेड बाय 21, जो कि 11 आएंगे। तो 11 कॉलम हो गए। फाइन, तो आंसर हमारा हो गया, आंसर हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉलम 4 इन स्मॉलर फील्ड एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 11 इन लार्जर फील्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, m and n आर पॉजिटिव इंटीजर। m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं,
और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ एम एन एन और एचसीएफ ऑफ एम एन। एम और एन का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम में बच्चा हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जैसे पी कॉमन है, इसमें पी और पी कॉमन है ना, तो पी की हाईएस्ट पावर कौन सी है, इधर पी की पावर 2 है, पी की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो पी रेज टू पावर 3। अब क्यू दोनों में कॉमन है, इसमें क्यू की हाईएस्ट पावर क्या है, क्यू की पावर 3 हाईएस्ट है, इधर क्यू की पावर 2 तो स्मॉल है ना क्यू की पावर 3 से, तो इधर क्यू की पावर 3 होगी। अब आर कॉमन नहीं है, लेकिन बच्चा इधर हम आर को लिख सकते हैं कैसे, अगर मान लो कुछ नहीं है यहाँ पर तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं, यस सर मान सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, होता है कि नहीं, तो इधर 1 लिख सकते हैं। और आर की पावर 0 1 ही होती है बच्चा, एनी नंबर पावर 0, एनी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो 1 की जगह हम बचे आर की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो कॉमन हो गया। अब इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, आर 1, इधर कोई पावर नहीं तो 1 है, इधर 0 है, 0 और 1 में हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो इधर आर की पावर हमारी 1, और 1 ना लिखो तो चलेगा, लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, तो एलसीएम तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब रहेगी एचसीएफ की बात। एचसीएफ में हम सिंपली ये देखते हैं कि दोनों नंबर में कॉमन क्या है और स्मॉलर पावर ले लेते हैं, सिंपल। तो इसमें पी दोनों में कॉमन है और स्मॉलर पावर कौन सी है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, ऐसे ही क्यू स्क्वायर होगी, इधर क्यू स्क्वायर और क्यू क्यूब में से क्यू स्क्वायर लेंगे, और आर तो कॉमन ही नहीं था तो आर लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी इधर हमने आर की पावर 0 कर दी है, तो एक बार देख लेते हैं कि आर की पावर 0 लेने से जो एचसीएफ हमारा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आया चेंज होता है या नहीं। तो देखो आर की पावर 0 ले लें, क्योंकि स्मॉलर पावर ले ली है ना कॉमन फैक्टर्स की, तो अगेन आर की पावर 0 भी मैंने आपको क्या बताया 1, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 1 कर देंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसमें हम अगर हम नॉन कॉमन नंबर ना लेना एचसीएम में तो चलेगा, लेकिन एलसीएम में हमें नॉन कॉमन नंबर को भी कंसीडर करना होगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना। हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसमें लिखा है एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम फैक्टर्स। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसमें इसको हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने के लिए हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, एन स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 इंटू -4 और सम 3, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव रहेगा। अब देखो 4 कैसे कैसे बन सकते हैं, तो सिंपल सा नंबर है, 4 1 दा 4 प्लस 4 -1 करते हैं तो 4 इंटू -1 -4 हो जाता है, और 4 -1 कितना होता है बच्चा 3, यानी कि प्रोडक्ट और सम दोनों आ रहे हैं। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसको देख के करते हैं, सम को, तो हम लिखेंगे एन स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है 4n माइनस 1n माइनस 4। ओके, अब देखो बच्चा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है कोफिशिएंट में, ओनली वेरिएबल में n कॉमन है, तो ब्रैकेट में रहेगा n+4, और इसमें ध्यान दो क्या कॉमन है, -1n और -4 में देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यानी कि 1 कॉमन है, क्योंकि 4 को हम कैसे रीड कर सकते हैं, 4 1 दा 4 ही होता है, तो मल्टीप्लाई 1 लिख दे तो 4 1 दा 4 ही रहेगा ना, तो इसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं इस केस में। और ब्रैकेट में क्या रहेगा, n, साइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब ब्रैकेट क्लोज करें या ओपन करें, ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन है ना तो बच्चा अंदर के साइन जो होता है चेंज हो जाता है, तो यहाँ +4 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो हमने कॉमन ले लिया। और एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखो माइनस प्लस इधर माइनस ही आ रहा है ना, यस सर। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, n+4 कॉमन है दोनों में, n+4 कॉमन ले लो कोई बात नहीं, और इसमें n माइनस, इधर n बच गया और साइन माइनस का और 1 बच गया, तो n+4 मल्टीप्लाई n-1, तो ये 2 प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब अच्छा सेकेंड पार्ट हम रीड करते हैं, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज, वैल्यू भी हो सकती है
और एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है ऑफ एन, एन की वैल्यू जिससे जो गिवन एक्सप्रेशन है ना वो क्या हो, इवन कंपोजिट नंबर हो। ओके, तो अब इवन कंपोजिट नंबर होने के लिए इन दोनों में से एक नंबर ना 2 के इक्वल होना चाहिए, या तो n+4 इक्वल टू 2 होगा या n-1 इक्वल टू 2 होगा। तो ऐसा क्यों है बच्चा, क्योंकि जब हम 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। लाइक 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 क्या होगा 6 होगा। तो यानी कि एक नंबर 2 होना जरूरी है। दूसरा चाहे कोई भी हो, लेकिन एक फैक्टर जो है ना, एक प्राइम फैक्टर 2 होना कंपल्सरी है। तब वो कौन सा 2 होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, n+4 को 2 के इक्वल डालेंगे। तो n आ जाएगा 2 - 4 - 2। तो n तो नेगेटिव आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होते हैं, तो उसमें नेगेटिव नंबर तो आते नहीं। तो इसलिए हम n+4 को 2 नहीं ले सकते, यानी कि n-2 नहीं रहेगा। अब हम n-1 = 2 डाल के देखते हैं कि शायद n-1 2 हो। तो अब देखो इधर n-1 को 2 डालते हैं तो n क्या होगा 2 + 1, n = 3। तो n की वैल्यू 3 रहेगी, तभी एक जो नंबर है कंपोजिट नंबर माना जाएगा। तो n = 3 हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड HCF इज 13। हमें ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। पेयर मीन्स एक पेयर में 2 इंटीजर्स होंगे जिनका सम 91 हो और HCF 13 हो। ठीक है, तो हम मान लो 2 नंबर x और y अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब x + y जो है ना बच्चा वो 91 है, और x और y का HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, यानी कि 13 x में भी कॉमन है और y में भी कॉमन है। तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेते हैं ना हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो 13 दोनों में होगा तब भी HCF हमारा 13 बनेगा। और इसके साथ कोई और नंबर हो सकता है लाइक m और इधर n, यानी कि 13m + 13n = 91 होगा, यानी कि x 13m हो गया और y 13n हो गया। अब ध्यान दो, इनमें क्या कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है, यस सर है। m + 13m + n = 91। अब 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर हमें m + n चाहिए ना तो हमें 91 / 13 करना होगा। सो m + n क्या होगा बच्चा, m + n होगा हमारा 7। m + n 7 हो गया। अब हम m और n के कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें सम क्या आता हो, 7 आता हो। तो सबसे पहले 1 + 6 = 7। कॉम्बिनेशन बनाते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि हमें ओनली को प्राइम नंबर लेने हैं। को प्राइम मतलब जिनका HCF ओनली 1 हो, क्योंकि अगर हम नॉन को प्राइम नंबर ले लेंगे तो उसमें कॉमन फैक्टर एक्स्ट्रा भी आ सकता है 1 के अलावा 2 3। उससे क्या होगा, HCF 13 ना रह के ना, जो मान लो 2 कॉमन आ जाता है तो 13 2 द 26 हो जाएगा, HCF चेंज हो जाएगा। तो हमने HCF चेंज नहीं करना, तो इसलिए हम इसमें ओनली को प्राइम नंबर लेंगे। तो जैसे अब 7 सम एज अ 7 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 + 6 7, 2 + 5 7, और 3 + 4 7, और 4 + 3 7 होता है, तो 3 + 4 लो या 4 + 3 लो, एक ही बात है। तो हमारी यही पेयर्स रहेंगे। और ये देखो, इनमें ये चेक कर लेना कि को प्राइम होने चाहिए। तो हाँ, ये तीनों केसेस में को प्राइम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि को प्राइम के अलावा नॉन को प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, तो उनको हमें नहीं लेना। तो इसमें 3 पॉसिबल आउटकम्स है। तो अब हमारे 3 नंबर जो पॉसिबल नंबर होंगे वो कौन कौन से रहेंगे, 13m, यानी कि पहला होगा 13 × 1, 13 × 6। फर्स्ट पेयर हो गया 13 and 78। और दूसरा नंबर 13 × 2, m की जगह 2 और n की जगह 5, 13 × 5। ओके, तो 13 2 द 26 और 13 5 द 65। दूसरा पेयर ये हो गया। थर्ड पेयर क्या होगा, 13 3 द एंड 13 4 द, क्योंकि m3 और n4, 13 3 द 39 और 13 4 द 52। तो ये 3
पेयर्स हमने लिस्ट कर दी हैं। तो अगर पूछे हाउ मेनी पेयर तो 3 पेयर्स, और लिस्ट करना हो तो हम लिस्ट ऐसे करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अब बच्चा प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। लाइक टू सबसे छोटा प्राइम नंबर है, देन 3, देन 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा ये नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 2 के फैक्टर 1 एंड 2 होंगे, 3 के फैक्टर 1 एंड 3 होंगे, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर इज नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 करेंगे ना तो किसके इक्वल होगी, 2 के, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 इक्वल टू 3 होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 होगी। ऐसी बाकी प्राइम नंबर की भी फैक्टराइजेशन नंबर इटसेल्फ होगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स, यानी कितने फैक्टर्स हैं और उनमें से कितने प्राइम फैक्टर हैं डज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैज। ध्यान रखना बच्चा, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। जैसे अब 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 4 होगा कि नहीं, यस सर। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 4 के फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा, यानी कि 4 किस किस के टेबल में आता है ये देखेंगे, 2 के टेबल में आता है और 4 खुद के टेबल में आता है। तो 2 स्क्वायर यानी कि 4, इट हैज 3 फैक्टर। ऐसी नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 9 के फैक्टर्स कौन कौन से बच्चा, 1, 3 और 9। 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। तो इसी तरह से 5 का स्क्वायर करें तो 25, ठीक है, 25। तो और 25 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1, 25 1 के टेबल में आता है, देन 5, ये 25 5 द 25 होता है तो 5 के टेबल में भी आता है, और 25 खुद के टेबल में आता है। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर्स और प्राइम नंबर करते हैं तो हमें कितने फैक्टर मिलते हैं, 3 फैक्टर इन ऑल मिलते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 3 हो गए, और आगे क्या पूछा है, हाउ मैनी आर प्राइम फैक्टर्स। इसमें से प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो जैसे 4 में ओनली 2 एक प्राइम फैक्टर है, ऐसे ही 3 स्क्वायर में ओनली 3 है ना, एक ही प्राइम फैक्टर है। ऐसे ही 5 स्क्वायर 25 में ओनली 5 एक ही प्राइम फैक्टर है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली 1, ओके। और ऐसे ही बाकी प्राइम नंबर के लिए भी आप करके देखोगे तो सेम रिजल्ट आए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में हमें कहा नंबर क्यू इज प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज हम करते हैं ना बच्चे, कुछ इस तरह से कोई नंबर दिया होता है, जैसे इधर क्यू है ऐसे लिख के करते हैं, तो इधर कोई प्राइम नंबर लेते हैं लाइक 2 या 3 या 4, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसे कहते हैं। और वो कहता है इट इज प्राइम फैक्टराइज एज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, ये जो हमें गिवन है। और उसमें कहा कि वेयर बी इज अ प्राइम नंबर अदर देन 3 एंड 7। बी एक प्राइम नंबर है अदर देन 3 एंड 7, 3 और 7 के अलावा। अगर यहाँ प्राइम नंबर ना भी लिखा हो ना बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा ही हम क्या लेते हैं बच्चा, प्राइम नंबर ही लेते हैं, तो पी हमेशा प्राइम ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है, ध्यान रख लेना बच्चा। अब वो कह रहा है कि इट इज अदर देन 3 एंड 7, 3 और 7 के अलावा है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चा, प्राइम नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि वो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, और किसी टेबल में नहीं आएंगे, लाइक नंबर लाइक 2, 3, 5, 7, 11। ये ध्यान रखना बच्चा, ये सब नंबर अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आते, लाइक 17, 19, ऐसे काफी सारे प्राइम नंबर है, अनलिमिटेड प्राइम नंबर्स हैं, ओके। तो अब वो कह रहा है वो नंबर 3 और 7 के अदर देन है। अब हमें एक असर्जन दिया और रीजन दिया है, तो पहले हम असर्जन देखते हैं। क्यू इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर। वो कह रहा है क्यू जो है ना डेफिनेटली ऑड नंबर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा, एक ऐसा प्राइम नंबर भी है जो इवन है। तो अगर बच्चा ये 2 होता बी की जगह तो इवन भी हो सकता है प्राइम नंबर, जरूरी, और 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर जो है ऑड है, लेकिन 2 तो बच्चा इवन है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि क्यू डेफिनेटली ऑड नंबर है। अगर क्यू की जगह 2 ले तो इवन हो जाएगा क्यू, तो इसलिए हमारी असर्जन फॉल्स है। अब रीजन पे आते हैं। रीजन कह रहा है कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर इज एन ऑड नंबर।
देखो बच्चा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर जो होता है ना, ऑड होता है, ये माइंड में रखना। ऑड 7 स्क्वायर का 7 भी ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। तो ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है, ठीक है। ऑड मल्टीप्लाई ऑड इज ऑलवेज ऑड। और इवन मल्टीप्लाई इवन इवन होता है, और ऑड मल्टीप्लाई इवन भी इवन होता है। तो अभी तो हमारे पास ऑड मल्टीप्लाई ऑड है तो ऑड है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर इज ऑड नंबर। तो रीजन ट्रू है। चाहे आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, फिर 9 इंटू 49 कर लो और आंसर आपका ऑड आएगा। ओके बच्चा, तो इसमें हमारा रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें क्या चेक वेदर द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। हमें एक स्टेटमेंट दी है और हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इसमें लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर, कि स्क्वायर रूट हर एक कंपोजिट नंबर का रैशनल होता है। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है बाय प्रूविंग रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी एज एप्लीकेबल। तो हम अपने स्टेटमेंट पे पहले फोकस करते हैं। तो अगेन एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रैशनल। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चा, कंपोजिट नंबर लाइक 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। यानी कि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 4 खुद के टेबल में भी आता है। यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से हो गए, 1 2 एंड 4। तो जिन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं एक 5 ले लूं, 5 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लाइक 1 और नंबर इटसेल्फ, जैसे 1 और 5 इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर हो गया 5। ओके, तो लेकिन अभी हमने सिर्फ कंपोजिट नंबर पे फोकस करना है। तो हम लेके देखते हैं स्क्वायर रूट हर कंपोजिट नंबर का, और देखते हैं कि वो रैशनल आता है या इरैशनल आता है। तो पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हैं बच्चा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है 2 होता है, और 2 एक होल नंबर है, और किसी भी होल नंबर में के नीचे अगर हम 1 लगा दें, डिनोमिनेटर में 1 लगा दें, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो वो रैशनल नंबर होता है। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा रैशनल हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 6 करें, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 6 है, उसका स्क्वायर रूट ले, तो रूट 6 बच्चा कभी भी होल नंबर में इसका आंसर नहीं आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, इसका आंसर डेसिमल में आएगा, और वो भी डेसिमल भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो यानी कि ये इरैशनल नंबर होगा इसका आंसर, रूट 6। इसी तरह से रूट 8 नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, वो भी इरैशनल होगा। लेकिन अगर हम रूट 9 लें तो स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है, और 3 को हम एज अ रैशनल नंबर 3/1 करके लिख सकते हैं। तो यानी कि रूट 9 हमारा रैशनल हो गया। अब नेक्स्ट कंपोजिट नंबर रूट 10, वो हमारा इरैशनल आएगा। ऐसे ही अब आगे किसी भी कंपोजिट नंबर का हम स्क्वायर रूट लेके देखेंगे, तो उनमें से कुछ का जो स्क्वायर रूट है रैशनल होगा, और कुछ नंबर का इरैशनल होगा। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट लिखी थी, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रैशनल इज प्रूव टू बी फॉल्स, ये फॉल्स हो गई, क्योंकि कुछ नंबर का रैशनल आ रहा है, कुछ का इरैशनल आ रहा है। और अब आगे स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई भी करना है बाय प्रूविंग रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी एप्लीकेबल। तो देखो बच्चा, रैशनैलिटी तो हमने इधर प्रूव कर दी कि पी बाई क्यू फॉर्म हो गया, जैसे 4 की रूट 4 रूट 9 के केस में। लेकिन इरैशनैलिटी हमने प्रूव नहीं करी कि रूट 6 इरैशनल क्यों है या रूट 10 इरैशनल क्यों है, ये हमें प्रूव करना होगा। अब इरैशनैलिटी प्रूव करने के लिए हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट चूज कर लेंगे, लाइक रूट 6 चूज कर लेते हैं, और हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 6 एक इरैशनल नंबर है। इसके लिए आप माइंड में लाओ बच्चा, आपने क्वेश्चन करे थे प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करे हमने, इरैशनल नंबर प्रूव करना रूट 2 को। तो ये हम कैसे करते थे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है बच्चा, कि हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और जो हमने बात मानी उसको गलत प्रूव कर देते हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड रूट 6 को इरैशनल प्रूव करने के लिए कैसे यूज होगा, ध्यान से समझना। तो अब हम क्या करेंगे, लेट रूट 6 बी अ रैशनल नंबर। बच्चा अब हमने प्रूव तो इरैशनल करना था, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम अपनी बात को गलत प्रूव करने वाले हैं, जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 6 एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता बच्चा, तो अल्टीमेटली वो इरैशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाता है। तो अगर हम ये प्रूव कर देंगे ना कि रूट 6 रैशनल नंबर नहीं है, तो अल्टीमेटली रूट 6 इरैशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसका मेथड ध्यान से समझना बच्चा। सबसे पहले हम कर लेंगे रूट 6 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रूट 6 को हमने रैशनल नंबर अज्यूम किया है, तो उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है बच्चा, कोप्राइम इंटीजर्स है। अब ये कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, ये भी ध्यान से समझो बच्चा। कोप्राइम इंटीजर का मतलब है कि ऐसे दो इंटीजर्स जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 18/19 लूं, तो इनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, यानी कि 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे 18 और 19। तो 18 और 19 हमारे कोप्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं 18 और 16 लूं, तो इनमें हमारा कॉमन फैक्टर 2 भी आ जाता है 1 के अलावा, तो ये कोप्राइम नहीं है। 18/19 हमारा कोप्राइम है। तो कोप्राइम नंबर आपको क्लियर होगी क्या होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
सो हम लिखेंगे रूट 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। अब रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, लाइक रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 इज इक्वल टू रूट 36, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखा इसको, और रूट 36 हमारा 6 आ गया। ओके, तो कभी भी इस फॉर्म में आ जाए कि रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6, तो हम उसको 6 लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी नंबर हो, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 हम 2 लिख सकते हैं, यानी कि रूट 6 का स्क्वायर हमारा 6 रहेगा। और अगर हम पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो जो पावर 2 है पी के साथ जाएगी तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू के साथ जाएगी तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू स्क्वायर, 6 क्यू स्क्वायर। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट स्टेप होगा जो ये 6 क्यू के साथ है ना, उसको हम पी स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पी स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। जब हम 6 को नीचे ले गए तो ये क्या बन गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, यानी कि अब हमें इससे ये प्रूव होता है कि अगर पी स्क्वायर को 6 से डिवाइड करें ना तो हमारा आंसर जो है क्यू स्क्वायर आ जाता है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि पी स्क्वायर 6 से डिविजिबल है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। अब अगर बच्चा पी स्क्वायर 6 से डिविजिबल हो गया ना तो हम ये भी कह सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चा, मैंने कहा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, फॉर एग्जांपल हम 6 स्क्वायर ले लेते हैं, 6 स्क्वायर 36 होता है, तो ये 6 से डिवाइड होके हमें 6 देता है। तो क्या 6 स्क्वायर अगर 6 से डिविजिबल है तो क्या 6 भी 6 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली होगा। 6 डिवाइडेड बाय 6 हमारा क्या आएगा आंसर बच्चा, 1 आएगा। तो ये सही प्रूव हो गया। ऐसे ही आप कोई भी नंबर आप लेके देखोगे, अगर तुम बच्चा उसका स्क्वायर 6 से डिविजिबल है ना तो वो नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6 सो वी कैन से दैट पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, और इसे हम स्टेटमेंट 1 मान लेंगे। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट हमें ये पता चल गया पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, पी 6 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर बच्चा 6 से या किसी और नंबर से डिविजिबल हो तो वो नंबर जिस नंबर से वो डिविजिबल है उसका मल्टीपल होता है। अगर पी 6 से डिविजिबल है तो पी 6 का मल्टीपल भी होगा। ऐसा क्यों, ध्यान से समझना। जैसे कि 42 ले रहे हम, 42 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो 7 आता है, यानी कि 42 6 से डिविजिबल है। और 42 6 से कब डिविजिबल होगा, जब 42 6 के टेबल में आता होगा। जो नंबर 6 के टेबल में आएंगे वो 6 के मल्टीपल्स ही तो होंगे बच्चा। यस सर, वो 6 के मल्टीपल होंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 7 हमारा 42 होगा। तो 42 6 का मल्टीपल हो गया। ऐसे अगर हम 6 8 दा करें, 7 की जगह 8 ले लें तो 48 आ जाएगा, यानी 48 हमारा 6 से डिविजिबल है, तो 48 6 का मल्टीपल भी है। तो ऐसे अगर हम जनरलाइज कर लें, 7 और 8 की जगह कोई नंबर ले लें लाइक m, तो 6 इंटू एम क्या होगा बच्चा, 6m। और 6m किसका मल्टीपल होगा, 6 का। जैसे 48 भी 6 का मल्टीपल था, 42 भी 6 का मल्टीपल था, तो 6m भी 6 का मल्टीपल होगा। ओके, सो मल्टीपल ऑफ 6 किस फॉर्म में होंगे, 6m के। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि p इज इक्वल टू 6m, क्योंकि अभी मैंने कहा अगर p 6 से डिविजिबल है तो p मल्टीपल ऑफ 6 भी होगा, और मल्टीपल ऑफ 6 6m होता है, तो p को हम 6m ले सकते हैं, ये हमने अज्यूम कर लेंगे। लेट p इज इक्वल टू 6m। अब ये वैल्यू बच्चा हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसे आप इक्वेशन 1 लिख लो। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, स्टेटमेंट आप लिख लेना। तो p की जगह हम 6m लिखेंगे, 6m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6q स्क्वायर। इतना क्लियर है बच्चा। अब 6m होल स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और m का स्क्वायर m स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 6q स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, q स्क्वायर इज इक्वल टू 36 m स्क्वायर अपॉन 6, और अगर इसको कट करते हैं तो हमारे पास 6m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये जो 6 आया इसको हम q स्क्वायर के नीचे ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पता चलेगा। q स्क्वायर अपॉन 6, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई था 6m स्क्वायर के साथ, इधर आके RHS में जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब ये शो करता है कि q स्क्वायर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमें एग्जैक्टली आंसर मिलेगा, और वो क्वोशिएंट क्या होगा, आंसर क्या होगा, m स्क्वायर होगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। हम लिख देंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। अब अगर बच्चा q स्क्वायर 6 से डिविजिबल है तो q भी 6 से डिविजिबल होगा, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं विद एग्जांपल, और ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगी। ओके बच्चा, ये स्टेटमेंट 1 ये हो गई, और ये स्टेटमेंट 2 हो गई। अब फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 6, p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाय 6। अब p और q दोनों 6 से डिविजिबल हो गए, तो p और q हमारे कोप्राइम नंबर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं। कॉमन नंबर ऐसा होता है 1 होता है जिनसे ये दोनों डिविजिबल होंगे कॉमन नंबर में, ठीक है। लेकिन p और q दोनों 6 से भी डिविजिबल है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर 6 भी है 1 के अलावा, तो इसलिए p एंड q हमारे कोप्राइम नंबर नहीं हुए। तो हम ये लिखेंगे दिस
कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मींस गलत प्रूव कर रहा है कि पी एंड क्यू को प्राइम है। तो यानी कि पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था कि रूट 6 रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अरीजन ड्यू टू our wrong assumption that रूट 6 इज रैशनल। अब अच्छा, अगर रूट 6 रैशनल नहीं हुआ क्योंकि ये हमारी जो assumption थी रॉन्ग प्रूव हो गई, तो रूट 6 रैशनल नहीं हुआ, तो हम कहेंगे रूट 6 इज नॉट रैशनल। और अगर रूट 6 रैशनल नहीं है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई भी नंबर जो रैशनल ना हो उसे हम क्या लिख सकते हैं कि वो इररेशनल है। सो फाइनली हम कहेंगे रूट 6 इज इररेशनल, हेंस प्रूव। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर दिए हैं ए बी और सी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। और हमें साथ में कहा है कि इसमें पी क्यू और आर आ रहे हैं ना, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है। और ये कहा है कि नंबर पी इज स्मॉलर देन नंबर क्यू एंड नंबर क्यू इज स्मॉलर देन नंबर आर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, पी स्मॉलेस्ट है और आर ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, ये माइंड में अभी आपको रखना है, आगे यूज होगी इन्फॉर्मेशन। और साथ में कहा है पी क्यू एंड आर आर नेचुरल नंबर्स। आप देखो बच्चा, इधर लिखा है द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का एच हम ले लेते हैं, एच फॉर हाईएस्ट, दैट डिवाइड्स ए बी एंड सी विदाउट लीविंग रिमाइंडर इज 30। तो जो नंबर बच्चा गिवन नंबर को डिवाइड करे ना वो फैक्टर होता है। कैसे फैक्टर होता है? मान लो हम दो नंबर ले लेते हैं 4 एंड 6, इनका एचसीएफ देखे तो क्या होगा? 2 होगा। अब जो 2 है 4 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और 6 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6। जब भी वर्ड डिवाइड आता है तो हमारे माइंड में फैक्टर आ जाना सही चाहिए। और ये कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन क्यों होगा? क्योंकि वो ए बी एंड सी तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो तीनों का कॉमन डिवाइजर होगा। तो कॉमन डिवाइजर मींस कॉमन फैक्टर। तो इस केस में जो ये 30 है ना हमारा एच सी एफ रहेगा। तो हम लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी सी इज 30। अब बच्चा आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे लिखा था स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट, तो लीस्ट के का एल हम ले लेते हैं, एल फॉर लीस्ट, दैट लीव्स रिमाइंडर 2। अब इस केस में रिमाइंडर 2 आ गया, पहले वाले में क्या था? विदाउट लिविंग रिमाइंडर, इधर लेकिन रिमाइंडर आ गया। व्हेन डिवाइडेड बाय ईच, रिमाइंडर 2 आ गया, बाय डिवाइडेड बाय ईच ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो ए बी एंड सी से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 2 लीव करता है, वो नंबर कौन सा है? 5402। यानी कि अब नंबर अगर मान लो रिमाइंडर 2 लीव ना कर रहा होता तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, और वो स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसलिए वो लीस्ट नंबर होता, और वो तीनों से डिवाइड होता, डिविजिबल बाय ए बी एंड सी, तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता तो कॉमन भी होता। और कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, फैक्टर या मल्टीपल? तो देखते हैं बच्चा, अगर मैं मान लो 2 और 3 का एलसीएम लूँ ना, उस आता है 6, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो 6 जो है ना 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इस डिविजिबल जब भी आएगा ना, या इस डिवाइडेड बाय भी आ जाए, तो हम उस केस में एलसीएम माइंड में लाते हैं, एलसीएम को कंसीडर करते हैं। तो एलसीएम तो वो नंबर हो गया जो जिससे जो गिवन नंबर से डिविजिबल होगा, जैसे 2 और 6, 2 और 3 से डिविजिबल होगा, और रिमाइंडर 0 छोड़ देगा। लेकिन इधर तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, कितना लीव कर रहा है? 2। यानी कि जो ये 25402 है ना, वो एलसीएम से 2 ग्रेटर है, यानी कि एलसीएम प्लस 2 इज इक्वल टू 5402 होगा। और अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करना चाहे तो एलसीएम क्या होगा? 5402 माइनस 2 होगा। ओके बच्चा, तो एलसीएम हमारा 5400 यानी कि 5400 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ ए बी सी इज 5400। ओके, अब हमें बचा एचसीएफ ऑफ एबीसी 30 मिल गया और एलसीएम ऑफ एबीसी 5400 मिल गया। अब हम एचसीएफ और एलसीएम दोबारा निकालेंगे, लेकिन इस बार किससे निकालेंगे? जो एबीसी की प्राइम फैक्टराइजेशन दिया उसको यूज करते हुए, और उसको इक्वल टू 30 एचसीएफ को लिख देंगे और इक्वल टू 5400 एलसीएम के इक्वल लिख देंगे। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा बेटा? 30 के। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब एचसीएफ में हम क्या लिखते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। अब कॉमन प्राइम फैक्टर एक तो 2 दिख रहा है, पहले हम कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 3 भी तीनों में कॉमन है, यस सर कॉमन है, और 5 भी तीनों में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया हमने। और इन सब की स्मॉलेस्ट पावर, आप देखो बच्चा 2 की पावर में 2 की पावर आर है, पी है और क्यू है, इसमें से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी? पी क्यू आर में से पी, देखो मैंने इधर बताया था पी इज द स्मॉलेस्ट, तो 2 की पावर पी लेंगे। और उसके अलावा अब 3 एज अ कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर क्या है? पी आर और क्यू में से अगेन पी है, तो 3 की पावर पी रहेगी। इसी तरह से 5 जो कॉमन फैक्टर है उसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? पी है, तो 5 की पावर भी पी रहेगी, और इज इक्वल टू क्या होगा? 30 हो जाएगा। ओके बच्चा, अब ध्यान दो, जब भी पावर सेम हो, जैसे कि 2 की पावर पी, 3 की पावर पी और 5 की पावर पी हमें दिया है, तो हम क्या करते हैं? बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिख देते हैं। लाइक 2 × 3 6, 6 × 5 30, तो 30
रेस टू पावर p हो जाएगा इज इक्वल टू 30 होगा। अब इधर 30 की कोई भी पावर नहीं है तो 1। ऑन कंपेयरिंग देखो बच्चा, इधर भी 30 इधर भी 30 है, अगर बेसिस इक्वल हो तो पावर को भी हम इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, p इज इक्वल टू 1। बेसिस सेम हो तो पावर भी इक्वल होगी, तो p की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें q और r की वैल्यू चाहिए ताकि हम a b c की वैल्यू निकाल सकेंगे जब हमें p q और r की वैल्यू a b c की वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो अब उसके लिए q और r की वैल्यू के लिए हमें एलसीएम लेना होगा यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन इन द क्वेश्चन। एबीसी की जो प्राइम फैक्टराइजेशन दी है उसको यूज करते हुए, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर कह लो। तो इनमें भी तीनों में 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 भी कॉमन है, मल्टीप्लाई 5 भी कॉमन है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या रहेगी, p q और r में से हाईएस्ट पावर यानी कि ग्रेटेस्ट पावर r है, तो 2 रेस टू पावर r। और 3 में कौन कौन सी पावर है बच्चा, p q और r, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट पावर r ही है, तो 3 की पावर भी r होगी। लेकिन 5 की पावर में हमारे पास ओनली q और p में से चॉइस है, और p और q में से कौन सा बड़ा है, q ग्रेटर है p से। देखो इधर जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसमें देखिए तो q इज ग्रेटर देन p, तो q ग्रेटेस्ट पावर रहेगी इस केस में, क्योंकि इसमें पावर p और q ही है ओनली। 5 की पावर में देखो ध्यान से q और p ही आ रहे हैं, तो और ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं हम एलसीएम के केस में, तो ग्रेटेस्ट पावर q रहेगी 5 के लिए, इज इक्वल टू 5400। अब आगे ध्यान दो बच्चा, इन तीनों में कोई कॉमन पावर है, जैसे कि इस वाले केस में आया था p कॉमन थी, लेकिन इसमें तीनों में कॉमन नहीं है। ऑल दो 2 में कॉमन है, लेकिन उसमें कॉमन लेने का कोई हमें फायदा नहीं होगा, तीनों में होती तो हम कॉमन लेके करते। तो इस केस में जब कॉमन पावर ना आ रही हो तो हम जो 5400 है ना उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो अब हम 5400 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं बच्चा। तो पहले 3 से जाता है 5400, 3 से करेंगे तो 1800, अगेन 3 से 600, अब दोबारा 3 से ज्यादा बच्चा ये तो 200, 200 को अगर 2 से करते हैं तो 100 आएगा, 100 दोबारा 2 से जाएगा 50, अब 52 से जाएगा तो 25 आएगा, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 5, और 5 किससे गया 1 से। तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5400 आ गई। तो पहले हम एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं, 2 रेस टू पावर r मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर r मल्टीप्लाई 5 रेस टू पावर q इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर क्या रहेगा बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5400 में 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, सो 2 रेस टू पावर 3 हो जाएगा। अब 3 रेस टू पावर r है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें तो बच्चा 3 रेस टू पावर क्या है, 3 आएगा, 3 रेस टू पावर 3 है क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय इधर 5 रेस टू पावर क्यू है, तो इधर 5 कितने टाइम्स आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 टाइम्स, तो इधर 5 रेस टू पावर 2 आ रहा है। ऑन कंपेयरिंग, अब कंपेयर करें तो इधर 2 रेस टू पावर आ रहा है एलएचएस में, और आरएचएस में 2 रेस टू पावर 3 है, तो r की जगह 3 दिख रहा है हमें, तो r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू रहेगी, अब q की रहेगी, p और r हमारा आ गया। अब 3 रेस टू पावर आ रहा है तो इधर 3 रेस टू पावर 3 है, तो अगेन r 3 के इक्वल है, तो लेकिन हम वो लिख चुके तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब 5 रेस टू पावर इधर q है, लेकिन इधर 5 रेस टू पावर 2 है, इन दोनों को कंपेयर करें तो q की जगह हमें 2 मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ q हमारी 2 रहेगी। अब हमें वैल्यू ऑफ p q और r मिल गई। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ abc। उसके लिए बचा हमें जो वैल्यू ऑफ abc है ना उसमें वैल्यू ऑफ p q एंड r सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। तो पहले हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a में 2 रेस टू पावर r है, और r हमने कितना फाइंड किया 3, तो यहाँ पर 2 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर p है, p की जगह 1 आएगा तो इधर 3 रेस टू पावर 1 हो जाएगा, एंड हियर वी हैव 5 रेस टू पावर q, तो 5 रेस टू पावर q, q कितना हमारा 2, तो इधर 5 रेस टू पावर 2 हो जाएगा। ऑन सॉल्विंग 2 रेस टू पावर 3 8 होता है, एनीथिंग पावर 1 सेम नंबर आता है, 3 रेस टू पावर 1 3 रहेगा, और 5 रेस टू पावर 2 25 आएगा, और अगर बच्चा हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 600 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a इज 600। अब वैल्यू ऑफ b निकालते हैं, b के लिए 2 रेस टू पावर p है, p कितना निकला है 1, तो 2 रेस टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर r, r इज 3, तो यहाँ पर 3 रेस टू पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 रेस टू पावर p, और p कितना है बच्चा, p हमारा 1 है, तो 5 रेस टू पावर 1, तो 2 रेस टू पावर 1 2 रहेगा, 3 रेस टू पावर 3 27 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, एंड 5 रेस टू पावर 1 5 हो जाएगा। तो ये इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास 270 आ जाएगा। अब c की वैल्यू, तो 2 रेस टू पावर q, q कितना है बच्चा 2 है, तो 2 रेस टू पावर 2, देन 3 रेस टू पावर q, अगेन q तो 2 ही है ना, तो 3 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेस टू पावर p, p इज 1, तो इधर 5 रेस टू पावर 1 आ जाएगा। अब 2 रेस टू पावर 2 इज 4, 3 रेस टू पावर 2 इज 9, और 5 रेस टू पावर 1 इज 5, तो फाइनली इसका आंसर हमारा 180 आएगा। तो इस तरह से हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली है।